हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? तो आपका मैं स्वागत करता हूं एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा और थोड़ा डिफिकल्ट भी है वो थोड़ा। और उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अब आप कहेंगे कि आपका मैं धन्यवाद क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपने जो लास्ट वीडियो में प्यार दिखाया है वो प्यार वाज सो अमेजिंग। तो इसलिए आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो है कंपनी। अब ये कंपनी वो नहीं है जो आप अपने फ्रेंड को देते हैं रेस्टोरेंट में या कहीं जाने के लिए, ये वो वाली कंपनी नहीं है। इट्स अ डिफरेंट। ये कंपनी वो है जो ट्वेल्थ का एक पूरा चैप्टर है सेकंड बुक में, और जो सीए फाउंडेशन में भी है, बीकॉम के सेकंड ईयर में भी है, और 11th क्लास के बिजनेस स्टडी में भी एक टॉपिक है कंपनी अकाउंट। ठीक है, ये आपके बहुत ज्यादा जगह ये टॉपिक है कंपनी अकाउंट। तो चाहे आप 11th में हैं, 12th में हैं, बीकॉम में है, सीए फाउंडेशन में, कंपनी अकाउंट आप का टॉपिक जरूर देख सकते हैं। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि मैं इस वाली वीडियो में आपका ये कंपनी अकाउंट का टॉपिक क्लियर करा दूंगा कि आखिर कंपनी है क्या। तो ये जो कंपनी है ये गवर्न करी जाती है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, कि कंपनी क्या है, कंपनी के फीचर क्या हैं, कंपनी क्यों बनाते हैं, ठीक है, और कंपनी कैसे काम करती है, सब लिखा है कंपनीज एक्ट 2013 में। और ये जो एक्ट है ये अभी का एक्ट नहीं है कि आपने अभी पढ़ा 2013, इसको 4 साल नहीं हुए, 10 साल ही हुए, नहीं 10 साल नहीं हुए। ये एक्ट हमारे जो सबसे पहले आया था ना, ये सबसे पहले आया था 1882 में। कंपनीज एक्ट 1882 में आया था। फिर ये अमेंड हुआ, बोले इसमें चेंजेस आए, तो ये दोबारा पास हुआ। ये दोबारा पास हुआ 1913 में। फिर इसमें और चेंजेस आए, तो ये और चेंज पार्लियामेंट में दोबारा इसको बदला गया। फिर ये हो गया 1956। ठीक है, अब इसमें लास्ट चेंज आया था 2013 के टाइम पे। और 2013 के टाइम पे लगभग 30 अगस्त को ये हमारे 98 सेक्शन आए थे इस कंपनीज एक्ट 2013 के। ठीक है, 2013 इसका लास्ट ईयर था जहां पे ये पूरी तरह से बदला गया था, पार्लियामेंट में पास कराया गया था दोबारा। ठीक है, और जो अगर मैं इसकी सेक्शन की संख्या की बात करूं ना, तो इसमें लगभग 470 सेक्शन है। मतलब बहुत वास्ट है ये, क्योंकि 470 सेक्शन सो यूज। और इसमें लगभग 7 शेड्यूल हैं। ठीक है, सेक्शन में तो एक्ट के बारे में लिखा होता है, शेड्यूल में क्या लिखा होता है, एक्ट का फ्रेमवर्क। क्योंकि कहीं कहीं जो है एक्ट ने कुछ डिफाइन कर रखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें कैसे बनानी चाहिए, क्यों जरूरी है, आरओसी के साथ फाइल करनी चाहिए, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। तो इसमें शेड्यूल में क्या लिखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या फॉर्मेट क्या है, बनाते कैसे हैं, लाइबिलिटी कहाँ लिखे, असेट्स कहाँ लिखे, और बाकी चीजें हम कहाँ कहाँ फ्रेम करें। शेड्यूल में एक्चुअली फ्रेमवर्क लिखे हुए हैं सब कुछ, अलग अलग सेक्शंस के। ठीक है, और इसमें शेड्यूल में ही प्रॉफिट एंड लॉस का भी फ्रेमवर्क लिखा हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते हैं, सबका फ्रेमवर्क लिखा हुआ है। ठीक है, और ऐसे हमारे 7 शेड्यूल है, और ये पढ़ने पड़ते हैं। ये आपको तो नहीं पढ़ने पड़े, ये 470 सेक्शन आपको नहीं पढ़ने, आपको तो सेक्शन पढ़ना ही नहीं है, आपको तो बस थोड़ा सा कंटेंट पढ़ना है कि कंपनी क्या है, क्यों है, बस। और टाइप्स ऑफ कंपनी, उसके अलावा आपको बस जर्नल करनी है, और कुछ करना ही नहीं आपको। ठीक है, और कंपनीज, ये जो कंपनी है ना, इसकी आखिर अब डेफिनेशन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन एक्ट में ही दी गई है, कंपनीज एक्ट 2013 में ही। और वो सेक्शन में दी हुई है, सेक्शन 2 क्लॉज 20। ठीक है, ये सेक्शन 2 है, और ये आप इसको ब्रैकेट पढ़ेंगे आई थिंक, सेक्शन 2 ब्रैकेट 20, लेकिन ये ब्रैकेट नहीं है, इसको हम बोलते हैं क्लॉज। ठीक है, और सिर्फ सेक्शन 2 के लिए
अगर सेक्शन 2 के अलावा कोई और सेक्शन है और उसके बाद ब्रैकेट है तो आपको क्या पढ़ना है, सब सेक्शन। लेकिन अगर सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 के बाद अगर आपको ब्रैकेट दिख रहा है तो आपको क्या पढ़ना है, क्लॉज। ये आप ध्यान रखना। जैसे ये सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा सब सेक्शन, ठीक है। अगर आपने इसके बाद एक और ब्रैकेट बना दिया तो ये बन जाएगा क्लॉज। अगर आपने इसके आगे एक और ब्रैकेट लगा दिया तो ये बन जाएगा सब क्लॉज। ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन ओनली सेक्शन 2 के लिए अगर ब्रैकेट है तो क्लॉज कराएगा, उसको क्लॉज पढ़ना है। सेक्शन 2 क्लॉज 20। अगर दूसरा कोई भी सेक्शन है, सेक्शन 135, सेक्शन कोई सा भी, सेक्शन 90, 92, कोई सा भी सेक्शन, उसके बाद ब्रैकेट है तो आपको पढ़ना है सब सेक्शन। तो ये तो सेक्शन पढ़ने की बात आ गई। अब हम कंपनीज के बारे में जानते हैं, डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन लिखी हुई लिखी है, कंपनी मीन्स अ कंपनी incorporated in this act या एनी अदर कंपनी लॉ। ये इसकी बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन है, जो आपको बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है वर्थ या बनाना, ठीक है। जब कंपनी हम बनाते हैं तो उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेटेड। आप उसमें मेड वर्ड या मेक वर्ड यूज नहीं कर सकते, आपको इनकॉर्पोरेट वर्ड ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है कि आपने कंपनी बनाई है। अगर आप बर्थ लिख देंगे कि कंपनी बर्थ, तो इससे क्या पता लगेगा, इससे लगेगा कोई इंसान है। लेकिन आप इनकॉर्पोरेट लिखते हैं तो इससे पता लगता है कि हाँ वो कंपनी की बात हो रही है, कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी का जन्म हुआ है, ठीक है। और जन्म किसकी वजह से हुआ है, एक्ट, एक एक्ट की वजह से, जो एक्ट पार्लियामेंट में पास करा गया था, ठीक है। अब वो एक्ट या फिर इन दिस एक्ट है, इन दिस एक्ट का मतलब कंपनीज एक्ट 1930 सॉरी 2013। मतलब अगर कोई कंपनी इस एक्ट में रजिस्टर हुई है 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग वो कंपनी बनी है, तो वो कंपनी क्या है, कंपनी है, ठीक है। अगर कोई भी बिजनेस है वो अगर रजिस्टर्ड होता है कंपनीज एक्ट 2013 में तो क्या कराएगी, कंपनी। लेकिन ये कंपनीज एक्ट 2013 में आया था। अगर मेरे एक बिजनेस है मेरा और वो बिजनेस रजिस्टर्ड, वो बिजनेस 2011 में रजिस्टर्ड हुआ है, तो क्या वो कंपनी नहीं कहलाएगा। उसके लिए उसने क्या लिखा है, एनी अदर कंपनी लॉ, ठीक है, या इन दिस एक्ट या एनी अदर कंपनी लॉ, एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ एक्चुअली, नीदर प्रीवियस कंपनी लॉ, कंपनी लॉ। मतलब इससे आप सारी बातें क्लियर हो गई। अगर जो कंपनी 2013 में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई होगी तो वो 1956 वाले एक्ट में इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए, कंपनीज एक्ट 1956 वाले में। 1956 वाले में भी नहीं इनकॉर्पोरेट हुई तो 1913 वाले में इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए, कंपनीज एक्ट 1913। उसमें भी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई तो कंपनी 1882 वाले एक्ट में इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। मतलब कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट वो कंपनी, मतलब जो बिजनेस है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। नहीं रजिस्टर्ड है तो कंपनी निकल आएगी। रजिस्टर्ड है चाहे 2013 वाले एक्ट में या प्रीवियस कोई भी कंपनी लॉ में, तो क्या है, कंपनी है, ठीक है। तो इसमें मतलब मान सकते हैं हम कोई भी कंपनीज एक्ट 1956 मान लेते हैं कि 1956 से भी अगर कोई है तो प्रीवियस लॉ है 1956, उसमें अगर इनकॉर्पोरेट है तो वो भी कंपनी है, ठीक है। लेकिन वो कंपनी चाहे 1956 वाले में रजिस्टर्ड हुई हो, लेकिन उस पे कौन सा लॉ उसको रेगुलेट करेगा, दो कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, ठीक है। अब कंपनी हम क्यों बनाए, हमारे पास हम पार्टनरशिप भी तो बना सकते हैं। आपने कभी क्वेश्चन नहीं होगा कि हम कंपनी, बिजनेस कंपनी में क्यों रजिस्टर्ड कराए, हम तो पार्टनरशिप में भी रजिस्टर्ड करा सकते हैं, हम तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी करा सकते हैं, हम तो अपना बिजनेस एचयूएफ भी बना सकते हैं। हम कंपनी क्यों बनाए, तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, आप फीचर्स इसके देखिए। आप फीचर्स किसी भी अन्य एनी अदर बिजनेस में आप कोई भी उठा के देख लीजिए, पार्टनरशिप
ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या एचयूएफ या और कोई भी बिजनेस उठा के देख लिए, लेकिन फीचर्स इसके में सबसे ज्यादा है। कंपनी के जो फीचर्स है वो किसी भी बिजनेस के फॉर्म में नहीं है, किसी टाइप्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, ठीक है। तो अभी हम उन्हीं फीचर्स को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ कंपनी, जिसमें एक पहला हमारा फीचर्स है इनकॉर्पोरेशन का। इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी को क्या कराना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, तभी वो क्या कहलाएगी, कंपनी कहलाएगी। तो ये पॉइंट सिर्फ इतना सा कहता है कि कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड, बिजनेस मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज लॉ, बिजनेस मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। ये पॉइंट सिर्फ इतना सा कहता है कि बिजनेस को रजिस्टर कराना है अंडर कंपनीज एक्ट, बस। एक हमारा सेपरेट सेकंड पॉइंट है सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ओनर अलग, बिजनेस अलग, ठीक है, ओनर अलग, कंपनी अलग, सेपरेट लीगल एंटिटी। ओनर का बिजनेस में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, बिजनेस का ओनर में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, मतलब कंपनी और ओनर में कोई आपस में रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो मतलब ओनर का कोई एक्ट कंपनी को बाउंड नहीं कर सकता, और ना ही कंपनी का एक्ट ओनर को बाउंड कर सकता है। और कंपनी अगर हम पढ़ रहे हैं तो वहां पे ओनर वर्ड आपको कहीं नहीं दिखेगा, ओनर वर्ड की जगह आपको दिखेगा मेंबर, ठीक है। और मेंबर का मतलब ही ओनर होता है, बस उसका एक इसका दूसरा वर्ड है मेंबर, ठीक है। आपको वहां कहीं नहीं दिखेगा ओनर, वहां दिखेगा मेंबर, ठीक है। अब ये जो मेंबर होते हैं और कंपनी होते हैं दोनों अलग अलग होती हैं, ये एक फीचर है इसका कंपनी का कि सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस अलग, मतलब कंपनी अलग, और ओनर अलग, ठीक है। जनरली क्या होता है, जनरली बिजनेस और ओनर एक ही होते हैं, वैसे पार्टनरशिप में आपने पढ़ा होगा एक ही होते हैं, बस अकाउंटिंग करते टाइम उनको अलग अलग मान लेते हैं, लेकिन वैसे तो एक ही होते हैं। लेकिन ये अकाउंटिंग करते टाइम भी अलग है, और कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। तो मतलब ओनर का कोई एक्ट कंपनी को बाउंड नहीं कर सकता, और कंपनी का कोई एक्ट ओनर को बाउंड नहीं कर सकता, सिंपल, ठीक है। मतलब मेंबर एंड कंपनी बोथ आर डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। अब ये तो दूसरा फीचर है, एक और हमारा फीचर है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कैसे है, और आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता क्या है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है क्रिएशन बाय लॉ, मतलब जिस पर्सन को लॉ ने बनाया है, जो कोर्ट के ऑर्डर से बनाया गया वो पर्सन है। मतलब वो हमारी और आपकी तरह क्या है, नेचुरल पर्सन नहीं है, जो सांस ले सकता है, जो पार्टी एंजॉय कर सकता है, ठीक है, जिसकी शादी हो सकती है, ऐसा कोई इंसान नहीं है कंपनी, ठीक है। कंपनी एक अलग ही पर्सन है जिसको लॉ ने बनाया है, और लॉ ने बनाया है तो वो हमारी तरह नहीं जो सांस ले सकता है, ठीक है, हमारी तरह पार्टीज में जा सकता है, इंजॉय कर सकता है, नहीं। वो सिर्फ क्या कर सकता है, बैंक अकाउंट खोल सकता है, किसी के ऊपर केस कर सकता है, और इंसॉल्वेंट हो सकता है, बस ये तीन काम है, बस वही कर सकता है, ठीक है। और आर्टिफिशियल पर्सन को चलाने वाला भी एक नेचुरल पर्सन होता है, कि आर्टिफिशियल पर्सन वो नाम के लिए है, लेकिन उसको चलाएगा कौन, नेचुरल पर्सन चलाएगा। और नेचुरल पर्सन अपनी इच्छा से नहीं चलाएगा कि मुझे आर्टिफिशियल पर्सन को ऐसे चलाना है, नहीं, वो चलाएगा कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, या जो उसका रिस्पेक्टिव लॉ होगा। जैसे इस हम पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट, तो आर्टिफिशियल जो कंपनी है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको चलाया कैसे जाएगा, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर ऐसा होता है कि नेचुरल पर्सन है जो
वो आर्टिफिशियल पर्सन को क्या कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग नहीं चला रहा। फिर कोर्ट है, ठीक है, तो कोर्ट इंटरफेरेंस देगी, कोर्ट कहेगी आप क्यों नहीं चला रहे, फाइन लगाया जाएगा उन पे, चेक करा जाता है, अगर आप कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं तो फाइन लगाया जाएगा, ठीक है। और कुछ केसेस में तो जेल भी हो जाती है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्या है कि वो एक अलग ही क्या है, क्रिएशन ऑफ लॉ है, ठीक है। और क्रिएशन ऑफ लॉ है तो उसको नेचुरल पर्सन द्वारा ही चला सकता है, इसको बस नाम के लिए आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। अब वो हमने डिस्टिंग सेपरेट लीगल एंटिटी बना दी है ना, इसलिए अब वो आर्टिफिशियल पर्सन ही बनाना पड़ेगा, अलग है, ठीक है। और उससे जो एक्ट करवाता है, मतलब आर्टिफिशियल को जो चलाता है ना, वो होते हैं डायरेक्टर्स। अभी हम आगे पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल को चलाने वाले होते हैं डायरेक्टर्स, ठीक है। और डायरेक्टर्स को चलाने वाले होते हैं मेंबर। अभी हम आगे देखेंगे कि डायरेक्टर क्या होते हैं और मेंबर डायरेक्टर को कैसे चलाते हैं, ठीक है, इसका सिंपल। तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन आई थिंक आपको समझ गए होंगे, और आपके दिमाग में एक सवाल तो आ रहा होगा फिर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, एआई। आर्टिफिशियल पर्सन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या अंतर है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, उसके पास अपनी खुद की इंटेलिजेंस है, मतलब वो खुद खुद चल सकती है, खुद काम कर सकती है। लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन खुद काम नहीं कर सकता, उसको चलाने के लिए एक पर्सन चाहिए, नेचुरल पर्सन चाहिए, जिंदा इंसान चाहिए, तब वो चल पाएगा। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, खुद चल सकती है, आप उसमें प्रोग्राम इंजेक्ट करो, वो खुद वर्क करेगी, क्योंकि उसके पास खुद की ओन इंटेलिजेंस है, इसके पास ओन इंटेलिजेंस नहीं है, ठीक है। तो ये मेंबर और डायरेक्टर वाला पॉइंट अभी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, और हमारा फोर्थ पॉइंट भी पढ़ते हैं कि इसमें क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी है। लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी गलत हो गया। लिमिटेड लायबिलिटी है। आखिर ये लिमिटेड लायबिलिटी वर्ड का मतलब क्या है? कि इस वर्ड का ये मतलब है कि जो मेंबर की जो लायबिलिटी रहेगी, मतलब ओनर की जो लायबिलिटी रहेगी बिजनेस के प्रति, वो रहेगी टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर। लिख देता हूँ इस बात को कि मेंबर लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर, मतलब मेंबर की लायबिलिटी कहां तक है, टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है, टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर, इसका मतलब है कि मेंबर बिजनेस में जितना प्रॉफिट लेता है उतनी ही उसकी लायबिलिटी है, उससे ज्यादा उसकी लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। मेंबर जितना जितना शेयर बिजनेस से लेता है, जितना शेयर कंपनी से लेता है, उस शेयर तक उसकी लायबिलिटी है, उससे ज्यादा उसकी लायबिलिटी नहीं है। और ये लायबिलिटी अराइज कब होती है? ये अराइज होती है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन क्या होता है? लिक्विडेशन होता है जब कंपनी पे बहुत भारी लॉसेस हो रहे होते हैं, कंपनी अपनी लायबिलिटी पे नहीं कर पा रही होती है, तो वो मेंबर से मदद मांगती है कि मेंबर मेंबर मुझे पैसे दो। फिर मेंबर ये नहीं कि अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के, पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के कंपनी को पैसे देंगे, नहीं, वो कितना पैसे दे सकते हैं, टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर, मतलब अपने शेयर के, मतलब लिमिटेड है, कहां तक लिमिटेड है, टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर, ये लिमिटेड है, इससे ज्यादा मेंबर की लायबिलिटी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि मेंबर की लायबिलिटी इतनी ज्यादा हो गई कि वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच दे, नहीं, जितनी लायबिलिटी उसकी शेयर तक है बस उतनी लायबिलिटी, उससे ज्यादा उसकी लायबिलिटी होगी, ठीक है। और ना कंपनी ना कह सकती कि आप मुझे इससे ज्यादा पैसे दे दे, इससे ज्यादा आपकी लायबिलिटी है, नहीं कह सकते, लायबिलिटी लिमिटेड है इसलिए, ठीक है। तो लिमिटेड लायबिलिटी का आपको पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे एक और पॉइंट समझते हैं, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर सॉरी 5, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन, इसका मतलब है कि ओनर की, मतलब मेंबर की, ठीक है, डेथ होने से
इंसैनिटी होने से, ठीक है, या इंसॉल्वेंट होने से, ये तीन चीजें, डेथ, इंसैनिटी और इंसॉल्वेंट। इंसैनिटी मतलब है पागलपन, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, और डेथ का मतलब तो आपको पता ही है, यू आर सो अवेयर। ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? ये वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट है, परपेचुअल सक्सेशन। अब प्रोनाउंसिएशन में भी आपको डिफिकल्ट हो रही होगी परपेचुअल सक्सेशन। इस वर्ड का मतलब है कि मेंबर चाहे मर गया हो, चाहे वो पागल हो गया, चाहे वो इंसॉल्वेंट हो गया, उससे कंपनी पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। वो ऐसा नहीं है कि मेंबर मर गया तो कंपनी बंद हो जाएगी, नहीं, कंपनी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि अभी हमने पढ़ा तो सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो उसकी क्या है, परपेचुअल सक्सेशन, मतलब वो क्या है, किसी सक्सेशन का मतलब होता है डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंट। तो मेंबर की डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंट से कंपनी पे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, कंपनी बंद नहीं होने वाली, हमारी कंपनी क्लोज नहीं होने वाली। तो कंपनी क्लोज होती कैसे है? कंपनी को क्लोज क्या कर, कौन कौन कर सकता है? कोर्ट, जुडिशरी, हमारा जुडिशरी सिस्टम कर सकता है कंपनी क्लोज, और कोई नहीं कर सकता। जब वो क्रिएशन ऑफ लॉ है, हमने कहा क्रिएशन ऑफ लॉ है, तो उसको बंद भी कौन कर सकते हैं? लॉ। ठीक है, हम नहीं कर सकते। जैसे चलो इसके लिए एक हम एग्जांपल भी लेते हैं अप्रोप्रिएट। एक हमारी एक्स लिमिटेड है, उसके 5 मेंबर हैं, ए बी सी डी। तो इनको बना भी देता हूँ आपको थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सप्लोजर देने के लिए। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, ये ए है हमारा, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। ठीक है। अब ये क्या जा रहे थे? ये जा रहे थे कार में, ये हमारी कार, ठीक है, अरे कार बिगड़ गई, ये हमारी कार। अब ये कार में जा रहे थे, पांचों के पांचों मेंबर बैठ के जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में रास्ता बहुत खराब था, तो इनकी कार चली गई खाई में। ठीक है, और क्या हो गए? ऑल मेंबर डाई। 5 मेंबर थे, वो भी मर गए। अब क्या एक्स लिमिटेड को बंद कर दें? एक्स लिमिटेड बंद हो जाएगी क्या? अब उसको चलाएगा कौन? ठीक है, बेचारे मेंबर मर गया, अब उसको चलाएगा कौन कंपनी को? ऐसा करेंगे? नहीं, कंपनी बंद नहीं होगी। अब ये जो इनका शेयर था, इनका कंपनी में कुछ ना कुछ परसेंटेज, एक हिस्सा होगा, उस हिस्से को किसी और को दे दिया जाएगा। अब वो या इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाएगा, या फिर कोर्ट डिसाइड कर लेगा, कि कोर्ट डिसाइड करेगा कि किसको देना चाहिए, लेकिन कंपनी बंद नहीं होने वाली। बस इनका जो हिस्सा है एक, वो हिस्सा किसी और को दे दिया जाएगा, बाकी कंपनी आपकी बंद नहीं होने वाली। ठीक है, तो ये हमारा एक परफेक्ट एग्जांपल था। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो है कॉमन सील का। आखिर ये वर्ड कॉमन सील का मतलब क्या है? सील का मतलब क्या होता है, पहले आपको इसको समझना पड़ेगा। तो सील का जो मतलब होता है वो होता है स्टैंप। आपने स्टैंप देखी होगी, स्कूलों में होती है, और गवर्नमेंट ऑफिस में होती है, डॉक्टर के पास भी एक स्टैंप होती है। ठीक है। अभी स्टैंप होती है, इसको माना जाता है, इसको कंसीडर करा जाता है एज अ सिग्नेचर। ठीक है। तो ये जो इसमें ये जो कॉमन वर्ड लग जाता है ना, जब सील के आगे कॉमन वर्ड लग जाता है, तो ये बन जाता है ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। क्या बन जाता है ये? ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। ठीक है। अब ये बन गया ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। तो कंपनी को सिग्नेचर करने की क्या जरूरत है? कंपनी क्या करेगी कॉमन सील का? अच्छा, हमारे कंपनी लॉ में एक बात लिखी हुई है कि कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही फीचर पढ़ा है कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, अच्छा, वो बैंक में तो खाता खोल ही सकती है, इंसॉल्वेंट हो सकती है, कोर्ट में केस हो सकता है उस पर, वो किसी को केस कर सकती है, इट्स, वो तो हो ही सकता है। अब उसको डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर तो चाहिए, डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर कंपनी के होने चाहिए ना। अगर वो बैंक में खाता खोल रही है, या फिर किसी के ऊपर केस कर रही है, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर रही है, और उसके बाद तो सिग्नेचर चाहिए कंपनी के। अब वो कंपनी के सिग्नेचर हम कहाँ से लाएं, क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो सिग्नेचर तो चाहिए। तो फिर इसलिए
ये कॉमन सील का कंसेप्ट आया था। और कॉमन सील को एज अ क्या माना जाता है, ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। एक सील बनाई जाती है कॉमन सील, वो जनरली आरओसी को एक एप्लीकेशन सबमिट करी जाती है कि हमारी ये कंपनी की सील है, ठीक है, आरओसी को। और वो सील को ऐसे हर कोई यूज नहीं कर सकता है, उसको यूज सिर्फ डायरेक्टर कर सकते हैं उस कॉमन सील को, ठीक है। हमारी कंपनी के एम्प्लॉय यूज नहीं कर सकते, उसको कौन यूज करता है, डायरेक्टर, सीईओ, ये यूज कर सकते हैं। और कॉमन सील जो लगाई जाती है विद द प्रेजेंस ऑफ दो तीन डायरेक्टर है हमारी कंपनी, उनके प्रेजेंस में लगाई जाती है कॉमन सील, कि वो साथ में खड़े होंगे, उनके सामने हम कॉमन सील लगाएंगे, किसी भी डॉक्यूमेंट को लगाएंगे। ऐसे नहीं चुपचाप हम ऑफिस में कोने में सील लगा ला है कॉमन सील और ठीक है, ऐसे नहीं चलता, क्योंकि सबके प्रेजेंस में लगाई जाती है कॉमन सील अगर होती है तो क्या ये कंपनी को कॉमन सील रखना अनिवार्य है? ये बात तो हम जानेंगे। 2000 कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ था कि कॉमन सील कंपनी को रखना बहुत बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। लेकिन एक 2015 में एक अमेंडमेंट आई कंपनीज एक्ट में। और उस अमेंडमेंट का मतलब बता होता है बदलाव। एक छोटा सा बदलाव आया 2015 में, और उस बदलाव में ये क्या दिया गया कि ये कॉमन सील रखना ऑप्शनल है। इट्स क्या है, ऑप्शनल है। मतलब ऑप्शनल मतलब कंपनी रख भी सकती है, कंपनी नहीं, इट्स देयर चॉइस, उसकी खुद की चॉइस है कि कॉमन सील रखे या ना रखे। अगर कंपनी कॉमन सील रखती है तो ऑफिस तो डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर उसके कॉमन सील के थ्रू हो जाएंगे। और अगर कॉमन सील कंपनी की नहीं है तो कंपनी कैसे सिग्नेचर करेगी अपने? इसके लिए एक बात और बताएगी, अगर कॉमन सील नहीं है, कि कॉमन सील नहीं है, नो कॉमन सील, ठीक है, तो क्या होगा, दो डायरेक्टर साइन करेंगे या, ठीक है, दो डायरेक्टर करेंगे या एक डायरेक्टर एक सीएस। और सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस नहीं होता है, सीएस का मतलब होता है कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। आई थिंक आपको याद रहेगा 1 सीएस, कि अगर कोई कॉमन सील नहीं है तो डॉक्यूमेंट पे कौन कैसे साइन होंगे, दो डायरेक्टर करेंगे मिलके या एक डायरेक्टर एक सीएस मिलकर साइन करेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। एक डायरेक्टर या लगा दिया मैंने, ये एन है, मतलब दोनों, एक डायरेक्टर एक सीएस या दो डायरेक्टर, ठीक है। चलिए, ये आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कॉमन सील का। अब हम एक और नए पॉइंट पे चलते हैं, कंपनी का एक और फीचर मैनेजमेंट का। अब कंपनी में कंपनी को मैनेज करेगा कौन, अब ये बात उठती है कि कंपनी को मैनेज कौन करेगा। तो आप तो कहेंगे ओनर, अच्छा ओनर करेगा। अब मैं आपको बता दूं कि आपको रिलायंस इंडस्ट्री पता है, कि रिलायंस इंडस्ट्री, जिनको नहीं पता वो गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है। अब उसके जो नंबर ऑफ मेंबर हैं, जिनको आप ओनर भी कह सकते हैं, वो कितने होंगे, आपको क्या लगता है कितने होंगे? 10, 20, 30, 100, 200, कितने होंगे? 35 लाख हैं उसके। उसके जो नंबर ऑफ मेंबर हैं वो 35 लाख हैं। कैन यू इमेजिन 35 लाख लोग मैनेज कर रहे हैं एक कंपनी? देर आर सो मच कॉन्फ्लिक्ट। कैसे मैनेज करते होंगे, कैसे डिसीजन लिया होगा, एक का ओपिनियन कुछ और, एक का कुछ और, कैसे डिसीजन लिया होगा, ठीक है। कैसे ये कंपनी चल रही है, आपने कभी सोचा ये 35 लाख मेंबरों के साथ कैसे कंपनी चल रही है, मैनेज कैसे करते हैं ये, ठीक है। अगर इवन कंपनी में 100 भी मेंबर हुए तब भी कैसे डिसीजन लिए जाएंगे, 100 मेंबर एक साथ बैठ के डिसीजन ले, कोई किसी पे एग्री कर रहा है, कोई किसी पे नहीं कर रहा है, कोई दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, ऐसा होता है ना। तो ये कैसे डिसीजन लेते हैं? छोटे मोटे डिसीजन के लिए भी 35 लाख लोगों से पूछो, छोटे मोटे डिसीजन के लिए 100 लोगों से पूछो, अगर जितने मेंबर सबसे पूछो, ठीक है। तो इसके लिए एक कंसेप्ट है हमारा जो है डायरेक्टर का। अब ये डायरेक्टर कौन होता है? ये डायरेक्टर होता है, और डायरेक्टर एक पर्सन होता है, ठीक है, पर्सन होता है हु इज अपॉइंटेड बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी, मेंबर ऑफ द कंपनी, वो मेंबर ऑफ द कंपनी द्वारा अपॉइंट कराया जाता है, ठीक है। किस लिए कराया जाता है, मेंबर उसको क्यों अपॉइंट कर रहे हैं? फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द
कंपनी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के मैनेजमेंट के लिए अपॉइंट करा जाता है क्या, डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन है, एक पर्सन है, उस पर्सन को कौन अपॉइंट करेगा, मेंबर अपॉइंट करेंगे। किस लिए अपॉइंट करेंगे, कंपनी को मैनेज करने के लिए। ठीक है, अब ये जो डायरेक्टर है, ठीक है, अब ये डायरेक्टर आसानी से छोटे मोटे डिसीजन ले सकता है, क्योंकि मेंबर ने मिलकर एक डिसीजन लिया, एक इंसान को रख लिया, अब वो इंसान हमारे बिहाफ पे छोटे मोटे डिसीजन लेता रहेगा, तो ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होगी, छोटे मोटे डिसीजन टाइम पे हो जाएंगे, और कोई बड़ा डिसीजन अब भी मेंबर ही लेते हैं, लेकिन बहुत सारे कंपनी में छोटे मोटे डिसीजन होते हैं, वो सारे डायरेक्टर लेते हैं। उसके लिए हमें बार बार मेंबर को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टर किस लिए काम आते हैं, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी करने के लिए। और जरूरी नहीं है कि डायरेक्टर मेंबर हो, डायरेक्टर मेंबर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ठीक है, बस वो अपॉइंट करे जाएंगे, इतना बात है कि अपॉइंट कौन करेगा, मेंबर करेंगे। अब ये मेंबर अपॉइंट कहाँ करेंगे, अब एक एक के घर जाएंगे हम कि नत्थू लाल हमारा डायरेक्टर बनना चाहता है, आप उसके लिए सहमत हैं, आप ऐसे घर घर हम जाके पूछेंगे, नहीं पूछेंगे ना। इसके लिए होती है एक मीटिंग, जिसे बोलते हैं एनुअल जर्नल मीटिंग, एजीएम, एनुअल जर्नल मीटिंग। अब सबसे पहले एनुअल लिखा है, एनुअल मतलब हर साल होगी, और जर्नल मीटिंग मतलब जो मेंबर्स होंगे, जिसमें कंपनी के ओनर होंगे। ठीक है, और कौन से ओनर, इक्विटी शेयर होल्डर। अब ये इक्विटी शेयर होल्डर आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें क्या है, कंपनी का चेयरमैन होंगे और होंगे मेंबर, और इसमें सारे मेंबर बैठे होंगे, तो डिसीजन क्या है, आसानी से लिया जा सकता है। ठीक है, अब डिसीजन आसानी से लिया जा सकता है कि हम ये कहेंगे कि नत्थूलाल हमारा डायरेक्टर बनना चाहता है, तो जो जो एग्री है वो हाथ उठाए, तो ऐसे हाथ उठाएंगे। अगर मेजोरिटी आ गई तो नत्थूलाल को हम डायरेक्टर बना देंगे, और मेजोरिटी नहीं आई तो नहीं बनाएंगे, सिंपल। ठीक है, एक हमारा लास्ट फीचर है ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर, ये बहुत अच्छा फीचर है। ये फीचर आपको पार्टनरशिप में नहीं देखने को मिलने वाला। पार्टनरशिप में क्या, पार्टनर्स के पास जो शेयर होता है प्रॉफिट का, वो किसी और को ट्रांसफर कर सकता है क्या, नहीं कर सकता ना। कर सकता है क्या, आप ही सोच के बताएं, नहीं कर सकता। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर पार्टनरशिप में थोड़ी होती है कि उसका शेयर है वो किसी और को ट्रांसफर कर दे, नहीं। एलएलपी में होती है, नहीं होती। ये फीचर सिर्फ क्या है, कंपनी में, कि अगर आपके पास कंपनी का एक हिस्सा है, आप एक हिस्से के लिए कंपनी में एक ओनर है, एक शेयर के लिए आप कंपनी में ओनर है, तो वो शेयर आप किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। ठीक है, कि क्या है, आप इजिली कैन ट्रांसफर हिज या हर शेयर। ठीक है, टूवर्ड थर्ड पार्टी। ठीक है, कि आप अपना, आपको शेयर देना है टी टू को, आप दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। आपके पास कंपनी का 10% हिस्सेदारी है, आप उससे हिस्सेदारी को टी टू को देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं, नो डाउट। लेकिन अगर आपके पास पार्टनरशिप में 10% की हिस्सेदारी है, तो वो आप नहीं दे सकते। तो दैट द डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, तो क्या ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, कि आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर किसको, थर्ड पार्टी को। बस यहाँ पे एक एक्सेप्शन है प्राइवेट कंपनी के केस में, कि प्राइवेट कंपनी के केस में आप ट्रांसफर तो कर सकते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्ट है ट्रांसफर करना शेयर। ठीक है, वो अब हम आगे आने वीडियो में टाइप्स ऑफ कंपनी में सही से देखेंगे। ठीक है, बस आप इतना ध्यान रखें कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर कंपनी में इजीली कैन ट्रांसफर शेयर ऑफ द कंपनी टू अनदर पर्सन। ठीक है, तो आई थिंक आपके ये पूरे 8 फीचर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और ये 8 फीचर आपको याद भी होंगे, आई होप। और अगर आपको याद ना हुए हो तो एक बार आप रिवाइज कर लेना, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, बाय बाय।